हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम आपके लिए नए हैं क्योंकि आपको मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ। तो आज हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। वो पढ़ाने से पहले मैं कुछ थोड़ी सी बात करूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं। आप अगर मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी करते हो, दोनों ही फील्ड में केमिस्ट्री का योगदान काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अगर केमिस्ट्री में आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो आपका जो है, अगर केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर किया तो आपका रैंक अच्छा आ जाएगा। अच्छा रैंक आने का मतलब ये हो गया कि आप अपने चॉइस के हिसाब से आप इंजीनियरिंग करेंगे और उसमें अपना ब्रांच चूज़ कर पाएंगे। उसी तरह से MBBS में भी आप अपने हिसाब से अच्छा कॉलेज चूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमें केमिस्ट्री में स्कोर अच्छा करना होगा। और केमिस्ट्री की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें जो है दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल, दोनों मिक्स टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो इसलिए हमें आसानी हो जाती है स्कोर करने में, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने के लिए थ्योरी का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप न्यूमेरिकल बना रहे हैं और थ्योरी आपका क्लियर नहीं तो न्यूमेरिकल आपका बनेगा ही नहीं। तो इसलिए ज़रूरी, इसलिए आप देखते हो कि फिजिक्स में क्या होता है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल पूछते हैं। उसका मतलब ये हो जाता है उन्हें क्या है, वो न्यूमेरिकल के थ्रू आपका थ्योरी का टेस्ट कर रहा है। लेकिन केमिस्ट्री में क्या है, न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा लिए और अच्छा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम न्यूमेरिकल तो बनाना है, उसमें हम थ्योरी अच्छा कर ही रहे हैं और थ्योरी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो इसलिए स्कोर अच्छा हो जाता है और कम टाइम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कम टाइम में बनना है ये उनसे बनता है जो प्रैक्टिस अच्छा किए होते हैं। तो आपको सबसे पहली चीज़ तो प्रैक्टिस पे ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा देना होगा। हर टॉपिक पे हम आपको 10 से 12 क्वेश्चन करवाएंगे, छोटे छोटे टॉपिक आएगा और हर टॉपिक पे हम करते हुए चलेंगे। और उससे ज़्यादा आपको करना होगा कि उस तरह के क्वेश्चन ढूंढ के आपको बनाने होंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। अगर मान लो सपोज दैट आपने एक क्वेश्चन बनाया, उसमें लग गया 10 मिनट का टाइम, तो फायदा क्या होगा, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन बनाना है 1 मिनट से कम टाइम में, तो फिर तो आपको गड़बड़ होगी, आप फिर सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें 1 मिनट के कम में बनाने हैं क्वेश्चन। तो हमें वो जो 10 मिनट लगे और 10 मिनट को कम करना हो, हमको कहाँ लेके आना है, 1 मिनट के अंदर लेके आना होगा। तो इसके लिए बस एक ही चीज़ ज़रूरी है, वो है प्रैक्टिस। तो हमें खूब प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो उम्मीद है आप करेंगे। और MBBS अगर करना चाहते हो, अगर चाहते हो कि MBBS हम करें या फिर इंजीनियरिंग में IIT NIT पहुँचे, तो मेहनत करना होगा। मेहनत ना करोगे तो फिर आपको नहीं होगा, तो ये बात याद रखना। तो 2 साल के लिए आपके पास 2 साल टाइम है, 2 साल के लिए बाकी चीज़ों को भूल जाएं और जो करना चाहते हैं उस पर ध्यान दें, कुछ टाइम इंटरटेनमेंट के लिए निकालें। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पहला चैप्टर शुरू करेंगे, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट। ठीक है, इस चैप्टर को आपको ये मोल कंसेप्ट जो आपके बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वहां पे लिखा होगा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री नाम से चैप्टर का नाम होगा। तो हम लोग उसी चीज को मोल कंसेप्ट कहते हैं। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। वैसे बाकी सभी चीज को अच्छी तरह से पढ़ना है, लेकिन इसके साथ क्या प्रॉब्लम है कि इसका आने वाले चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंस है। आने वाले चैप्टर में इनके जो भी टर्म्स है वो सब आगे आने वाले चैप्टर में मिलेंगे। तो हमें क्या करना होगा, जो आगे चल के दिक्कत होगी हम क्या करेंगे, यहीं पे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और इसमें सब छोटे छोटे टर्म सब आएंगे, उन सभी टर्म को हमें क्या करना है, समझते हुए चलना है स्टेप बाय स्टेप। और वही सब छोटे छोटे टर्म जो है एक बार मिल जाते हैं और फिर वो न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम के सॉल्व पे आपके सामने नजर आते हैं। तो हमें क्या करना है, कुछ छोटी छोटी बातों को समझते हुए चलना है। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म हम यहाँ पे डील करेंगे, 2 टर्म है हमारे पास, एक है एटम्स और दूसरा है मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटम की। आपसे पूछा जाए कि एटम्स क्या है तो क्या बताएंगे, तो एटम्स क्या है, एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किसका, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन में भाग कौन लेता है, एटम लेता है या मॉलिक्यूल लेता है। तो
रिएक्शन में भाग लेने वाला कौन होता है? एटम होता है, मॉलिक्यूल भाग नहीं लेता है। अगर रिएक्शन आप देख रहे हो और रिएक्शन में दिख रहा है मॉलिक्यूल, तो वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में वो रिएक्ट नहीं करेगा। वो क्या होगा? पहले वो एटॉमिक फॉर्म में आएगा एंड देन रिएक्ट करेगा। मतलब क्या हुआ? ये रिएक्ट आइटम क्या करेगा? केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ओके, 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अब चूंकि ये जो है एटम क्या किया है? केमिकल रिएक्शन में भाग लिया है, इसका मतलब यह हुआ यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि क्या केमिकल रिएक्शन में भाग लेने के बाद एटम ने अपनी आइडेंटिटी खो दी? क्या पूछा गया है आपसे कि इस केमिकल रिएक्शन में ये जो एटम भाग लिया था, क्या उसके बाद ये एटम जो है अपना आइडेंटिटी खो चुका होगा? तो हम क्या कहेंगे? नहीं, आइडेंटिटी को अपने को नहीं खोता है। मतलब क्या हुआ? हम समझाते हैं, लिखते हैं ये पॉइंट, उसके बाद डू नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी। अब इसको समझो क्या मतलब हुआ। मतलब ये है, जैसे एग्जांपल हमने दिया है H2 प्लस हाफ O2, क्या मिला? H2O। ये H2O जो बना है किससे बना मिलकर? H2 और O2 से मिलकर बना। अब अगर हम इस H2O में को क्या करें? सेपरेट करें। बाय इलेक्ट्रोलिसिस हम इसको क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम इसको सेपरेट करें तो हमें यहां से क्या मिलेगा? तो हमें यहां से मिलेगा क्या मिलेगा? H2 और O2 ही मिलेंगे, ना कि N2Cl2 और या फिर और अदर गैसेस मिलेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि रिएक्शन तो किया था, रिएक्शन के बाद भी ये क्या रहा? H2 ही रहा और O2 ही रहा, ये चेंज नहीं हुआ। इसीलिए इसका मतलब ये होता है कि अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता। थर्ड पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, मे और मे नॉट have independent existence। क्या कह रहा हूं? इसका जो एटम का जो एग्जिस्टेंस है दोनों फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में है यानी फ्री फॉर्म में भी है और कंबाइंड फॉर्म में भी है। ठीक है, ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये था कुछ पॉइंट्स है एटम के बारे में, इसे आप ध्यान रखेंगे और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो पॉज करके इसको नोट करें। ओके, तो कर लिए होंगे। नाउ दूसरा टर्म इसमें क्या था? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ये भी है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ ए कंपाउंड का ये क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ओके, और इसका एग्जिस्टेंस क्या होता है? हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसका एग्जिस्टेंस क्या है? इंडिपेंडेंट होता है। जैसे एग्जांपल H2O, NH3 इसेट्रा। तो ये था एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में। जल्दी से दोनों इसको नोट करो। ओके, चलिए, ये था एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ थोड़ी सी बातें। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। क्या है? एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम लोग समझेंगे अच्छी तरीके से। दोनों में क्या पॉइंट है? देखो, इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, यानी हमें क्या करना है? एटम का मास को पता करना है। कैसे हम पता करेंगे? ठीक है, तो इसको समझने के लिए क्या करो,
आप ऐसे समझ लो, मास को भी पता करना है हमें, साथ साथ उसका यूनिट भी पता करना है। तो जैसे आपके घर पे कोई आया, ठीक है, और बोला कि मुझे एक दूध चाहिए, क्या बोला उसने आपको कि हमें दूध चाहिए, तो और हम उसने बोला कि मैं आपको फिर वापस कर दूंगा, तो बोला ठीक है। तो आपने क्या किया, आपके पास वहाँ पे तो कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था नहीं, तो आपने क्या किया होगा, आइदर ग्लास में या कटोरी में किसी में आपने उसको दे दिया। मान लिया आपने उसको दिया 2 गिलास दूध दिया, कितना दिया, 2 गिलास। तो 2 यहाँ पे क्या हो गया, उसका नंबर हो गया, और उसके साथ लास्ट में क्या लग रहा है, ग्लास, तो वो क्या हो गया, यूनिट हो गया। ठीक है, ये समझ में आया। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से और समझाते हैं। देखो, जैसे हमारे पास 2 बंदे खड़े हैं, ये है चिंटू, कौन है, चिंटू है, और दूसरा है मिंटू। एक चिंटू है, दूसरा मिंटू है। इन दोनों को अपना मास मेजर करना है, वजन तक वो आपको मेजर करना है। तो क्या करेगा ये, तो इसको मेजर करना था अपना मास दोनों को, तो इसको कहीं से तराजू तो मिल गया, क्या हुआ, तराजू मिल गया, लेकिन उसको मेजर करने के लिए दूसरी तरफ रखने के लिए जो बटखरा होता है वो इसको मिल नहीं रहा है। तब क्या करेगा, तो वहां पे इसने पता क्या देखा, तो कहीं पर उसको बहुत सारे सिलेंडर मिल गए। क्या मिल गया, सिलेंडर मिल गया। अब वहां पर देखा उसने बहुत सारा सिलेंडर रखा हुआ था, इस तरह से बहुत सारे सिलेंडर थे वहां पे, सभी सिलेंडर एक ही जैसे थे। तब क्या किया इसने, वजन किया। तो यहाँ पर पहली बार रखा इसको चिंटू इधर आया, और मिंटू ने सिलेंडर यहाँ पे रखा। सिलेंडर रखा तो इधर रखना, एक सिलेंडर रखा तो बराबर नहीं हुआ, दूसरा रखा तो बराबर नहीं हुआ, तीसरा रखा तो बराबर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि चिंटू का मास कितना हो गया, 3 सिलेंडर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, समझना ध्यान से, क्योंकि इसका समझ में आ गया तो ये पॉइंट आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि मास ऑफ चिंटू कितना बोलेंगे हम, 3 सिलेंडर। ओके, अब हमने चिंटू को हटाया यहाँ पे, और यहाँ पर रख दिया है मिंटू को। चिंटू को हटाया, किसको रखा, मिंटू को रखा। तब 3 सिलेंडर के बराबर में ये नहीं आया। तब यहाँ पर हमने क्या किया, एक और सिलेंडर रखा तो भी बराबर नहीं हुआ, एक और सिलेंडर रखा तो बराबर हो गया। इसका मतलब मास ऑफ मिंटू कितना हो गया, बोलो, 5 सिलेंडर। तो ये 3 और 5 क्या हुआ, इसका मास हो गया। सिलेंडर जो है देखो दोनों में आ गया, इसका मतलब सिलेंडर क्या हो गया, यूनिट हो गया। अब अगर कहीं से हमें मालूम हो जाए इस सिलेंडर का वजन 1 kg है, मान लो लेट्स ये कितना क्या है, 1 kg का सिलेंडर है, तो इस तरह से मास ऑफ चिंटू कितना हो जाएगा, बोलो, मास ऑफ चिंटू कितना हो जाएगा, 3 kg हो जाएगा, और मास ऑफ मिंटू कितना हो जाएगा, 5 kg हो गया। समझ में आ गया होगा। ये अगर आपको समझ में आ गया तो ये दोनों पॉइंट आराम से समझ में आएगा। तो जल्दी से इसको नोट करो, हम फिर हम आगे बताते हैं। ओके, तो यहां पे एक बात ध्यान रखना है, देखो, तो सिलेंडर जो है वो क्या है, एक हमने स्टैंडर्ड लिया है, उसी को लेकर हमने मेजर किया। तो उसी तरीके से शुरुआती दिनों में कुछ इंस्ट्रूमेंट था नहीं कि एटम का मास को मेजर किया जाए। तो उसके लिए क्या किया गया, किसी एटम को कंसीडर किया गया, उसके मास को कंसीडर किया गया, और उसी से के कंपेयर में बाकी को क्या किया गया, कंसीडर करके। जिस तरह से यहाँ पे क्या गया, सिलेंडर के कंपेयर में चिंटू का मास आ गया 3 सिलेंडर, और मिंटू का मास आ गया 5 सिलेंडर। किसके कंपेयर में है, सिलेंडर के कंपेयर में है। इसी तरीके से वो आपको क्या किया गया, एटम का मास भी कंसीडर किया गया। तो हिस्ट्री में है, हिस्ट्री क्या, हिस्ट्री में हमें नहीं जाना है। पहले कंसीडर किया गया हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को, एंड द लास्ट में हमारे पास आया क्या है, स्टैंडर्ड एटम के तौर पे आ गया
कार्बन 12। तो स्टैंडर्ड एटम क्या लिया गया? स्टैंडर्ड एटम लिया गया है कार्बन 12 और स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या ली गई? स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो लिया गया 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। क्या लिया गया है? अब एटम को हमें क्या करना है? एटम का मास कंसीडर करना है, मेजर करना है। तो कंसीडर क्या किया गया? स्टैंडर्ड एटम क्या लिया हमने? कार्बन 12 और स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या लिया? 1/12 इनटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। ठीक है, और इस तरह से इसको लेकर हमने मास मेजर किया दूसरे एटम का, तो हमने पाया मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। इसका अब हम लोग ऑक्सीजन के एक एटम का मास मेजर किया इसके कंपेयर में इसके, तो हमें पता चला कि कितना आया? ये 16 टाइम्स आया। किसके? 60 टाइम इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। कितना टाइम्स आ गया? 16 टाइम्स आया है इसके कंपेयर में। फिर उसी तरीके से दूसरा एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम को किया गया, तो ये पाया गया 23 टाइम्स। 23 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ क्या? C12। तो देखो सब में आ रहा है, यहाँ पे क्या है? 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, इधर 23 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। तो ये हमें क्या है? बार बार लिखना पड़ रहा है। जैसे वहां हम लोग क्या लिख रहे थे? चिंटू का मास कितना था? 3 सिलेंडर, मिंटू का 5 सिलेंडर। हमने बाद में क्या किया था? सिलेंडर को 1 kg माना था। उसी तरीके से इस जो वैल्यू दिख रहा है 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, इसको हमने यहाँ पे नाम दिया AMU। क्या बोला? AMU बोला। जल्दी से इसको नोट करो, हम इसके आगे फिर बताते हैं। ओके, अब यहां पे तो जिस तरह से आपने हमने क्या बोल दिया? 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 को क्या बता दिया? AMU बता दिया 10। तब अब हम क्या लिख सकते हैं? बोलो, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 16 AMU। उसी तरीके से मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम कितना था? 23 इंटू इतना था, हम क्या लिखेंगे? 23 AMU। मतलब AMU कब ले रहे हैं? एक एटम का मास जब मेजर करना पड़ रहा है। ठीक है, चलो, तो ये था। अब यहां पे AMU के बराबर क्या है? देखो, तो AMU बराबर क्या हो गया? 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। AMU का वैल्यू कितना है? 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ओके, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। ओके, नोट कर लिया। अब एटॉमिक मास यूनिट क्या हमें बताता है ये बताएंगे, देखेंगे हम लोग। तो एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? ये हमें क्या बताता है? इट टेल अस हाउ मेनी टाइम्स, how many times, it tells us how many times an atom of an element is
heavier than किसके 1/12 of mass of one atom of कार्बन 12। यही है एटॉमिक मास यूनिट। जल्दी से आपको इसको नोट कर लीजिए, एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन। नोट कर लिया? ओके। अब यहाँ पे एक टर्म और था, क्या था? एटॉमिक मास। ठीक है, वो क्या था? तो अब देखो हमने लिखा हुआ है जैसे मास ऑफ, फॉर एग्जांपल हमें क्या लेना है समझ में आ जाएगा आपको। मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन बराबर कितना लिखा है? 16 AMU। सही लिखा ना? ठीक है, आगे आपने सोडियम में क्या लिखा? 23 लिखा। तो यही तो इसका मास है, एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का एक एटम का मास कितना? 16। AMU क्या है? इसका यूनिट है। 16 क्या है? एटॉमिक मास है। AMU क्या है? उसका यूनिट है। वहीं सोडियम का मास कितना है? 23 है। AMU क्या है? यूनिट है। तो हम एटॉमिक मास निकालेंगे। जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो तो एटॉमिक मास बराबर क्या हो जाएगा? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। नीचे में हम क्या लेंगे? देखो यही से निकालना है ना, मास ऑफ वन। अभी हमने आप जनरल फॉर्मूला तैयार किया है, ऑक्सीजन को हटा के किसी एलिमेंट का ले लिया और नीचे में क्या आ जाएगा? AMU। ये हो गया एटॉमिक मास का फॉर्मूला। जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया? ओके। अब एक यहां पर है मास स्पेक्ट्रोमीटर या मास स्पेक्ट्रोस्कोप। मास, नोट करके एक पॉइंट लिखोगे, मास स्पेक्ट्रोस्कोप। मास स्पेक्ट्रो स्कोप या फिर इसको हम लोग कभी स्पेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है? ये हम यूज करते हैं मास मेजर करने के लिए। किसका? स्मॉल पार्टिकल को। ये क्या कहता है? मेजर मास ऑफ स्मॉल पार्टिकल। इसकी सहायता से हमें कार्बन के एक एटम का मास मालूम हो गया। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 पता चल गया। कितना आया? वो आया 1.99 × 10⁻⁻³ ग्राम। कितना आ रहा है? एक एटम किसके? कार्बन 12 के, उसका मास कितना हमें मिल रहा है? 1.99 × 10⁻⁻23 ग्राम। अब इससे हम क्या निकालेंगे? AMU का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि AMU बराबर क्या था? बोलो, 1/12 × मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। यही था। अब वो वैल्यू वहां पुट करो, तो 1/12 इंटू इसका वैल्यू कितना आया? यही है ना, 1.99 × 10⁻⁻23 ग्राम। और इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगा आपको 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। मतलब ये हो गया कि आपको 1 AMU का वैल्यू कितना हो गया? 1.66। अब यहाँ पे हमें मास ग्राम में हमें मालूम हो गया 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। ये किसका वैल्यू है? AMU का वैल्यू है। जल्दी से नोट करो इसको। नोट कर लिया? तो नोट करके हम लिखेंगे यहां पे 1
AMU बराबर कितना हो गया देखो 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम, या फिर केजी में हम बात करें तो 1.66 into 10 to the power -27 केजी। ये वैल्यू आपको याद रखना है क्योंकि इसके क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ेगी। ओके, तो इस तरह से अगर हमें अब ये जो मालूम हो गया है ना, तो अगर हम मास ऑफ वन एटम, एक ऑक्सीजन के एक एटम का मास हमें ग्राम में पता करना हो तो कैसे लिखेंगे? तो एग्जांपल के लिए लेते हैं मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना था बोलो 16 AMU। आपसे पूछा क्या गया है ग्राम में, तो ग्राम के लिए तो AMU में है, तो ग्राम में हमको क्या करना होगा AMU का वैल्यू पुट करना होगा। तो वैल्यू क्या है देखो, तो यही है, हम क्या करेंगे 16 into 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम। तो ये हो गया ऑक्सीजन के एक एटम का मास किसमें ग्राम में। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसको। कर लिया? ओके, तो आपको मालूम हो गया कि एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट में रिलेशन क्या है और क्या होता है वो चीज। ओके, चलिए अब यहाँ पे एक टर्म आता है मोल। इसके बारे में हम थोड़ा आगे चल के बात करेंगे पूरा अच्छा से। यहाँ पे थोड़ी सी बात हमें करनी है। इसको स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं, डिनोट किसे कहते हैं स्मॉल एन से। मोल क्या है, आपसे पूछा जाए कि क्या है मोल, तो क्या बताओगे? सिंपल सी बात है, तो समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपको मान ले कहा जाए कि जाओ मार्केट से 1 दर्जन केला लेके आओ। क्या बोला गया है? आपसे कहा गया जाओ मार्केट वहां से 1 दर्जन केला लेके आओ। आप गए और आपने 10 केले लेके आए और आपको जो पैसा दिया गया था वो 1 दर्जन केले का दाम दिया गया था और आप लेके कितने आ रहे हो 10 केले लेके आ रहे हो। तो होगा क्या, आपकी अच्छे से पिटाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं उन्हें तो मालूम है कि 1 दर्जन का मतलब कितना है। 1 दर्जन का मतलब आप नहीं जानते थे इसलिए आपने 10 दिया, आप 10 लेके आ गए, यानी दुकानदार ने आपके साथ गलती कर लिया। यानी लेकिन आपके पेरेंट्स तो जानते थे कि 1 दर्जन का मतलब कितना 12 पीस। यानी इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही आपको कोई बोलता है 1 दर्जन तो आपके दिमाग में कितना नंबर आ जाता है 12 नंबर। बोल कितना रहा है 1 दर्जन बोल रहा है, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा है कितना, उसका नंबर कितना आ रहा है 12। या फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में सेंचुरी मार दी। आपने किसी से सुना कि सचिन ने क्या मारा सेंचुरी मारा, तो सचिन ने सेंचुरी मारा तो आपके दिमाग में क्या आया, सेंचुरी मारा है तो कितनी दौड़ बनाई होगी, वो 100 टाइम्स वो क्या होगा दौड़ा होगा और तभी वो क्या होगा सेंचुरी पूरी होगी। या हाफ सेंचुरी मार दी तो मतलब कितनी बार दौड़ा होगा 50 बार दौड़ा। बोलता है सेंचुरी लेकिन आप उसको नंबर के कितना आ रहा है आपके पास 100 आ रहे हैं, या हाफ सेंचुरी में 50 आ रहे हैं। या फिर जैसे 1 दर्जन बोला तो कितने नंबर आ गए 12 नंबर आ गए। समझ में आ गया? ठीक वैसे ही मोल जैसे ही बोलता है तो एक नंबर आपके दिमाग में आता है, वो नंबर होता है 6.02 into 10 to the power 23। मोल बराबर कितना है, इस तरह से 1 दर्जन बराबर कितना नंबर है 12 नंबर है। उसी तरह से मोल का वैल्यू कितना है, एक नंबर है 6.02 into 10 to the power 23। और मोल ऑफ अगर हम यहां बोल देते हैं मोल ऑफ पार्टिकल्स, मोल ऑफ पार्टिकल बोले तब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे 6.02 into 10 to the power 23। 1 दर्जन केला बोला था तो 12 केले बोलेंगे। उसी तरह से मोल ऑफ पार्टिकल बराबर ये नंबर लिया 12। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, किसका ले रहे हैं पार्टिकल का, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे पार्टिकल्स। ये नंबर किसका होगा पार्टिकल्स का होगा। ठीक है, तो मोल ऑफ पार्टिकल बराबर 6.02 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स क्या हो सकता है, ये पार्टिकल्स जैसा होगा मतलब हम लोग केमिस्ट्री पढ़े हैं तो यहाँ पे क्या मिलेंगे एटम मिलेंगे। यहाँ पे एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल्स हो सकता है या फिर आयन हो सकता है। तो इस तरह से अगर आपको बोला जाए मोल ऑफ एटम क्या बोल रहा है मोल ऑफ एटम, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 6.02 into 10 to the power 23 एटम्स। इसी तरह से अगर मोल ऑफ मॉलिक्यूल बोलता है तो क्या करते हैं
6.02 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये नंबर आपको एक मोल का वैल्यू कितना है 6.02 into 10 to the power 23। जल्दी से नोट करो, उसको आगे फिर बताते हैं इसमें। ओके, अब इस नंबर को एक नाम और जानते हैं क्योंकि इसकी डिस्कवरी उसी ने की थी, तो अपना नाम दिया है। मतलब ये हो गया कि मोल बराबर कितना है 6.02 into 10 to the power 23। इस नंबर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर, और उसको इंडिकेट करते हैं इस n बेस पे a आएगा। यह है एवोगैड्रो नंबर भी बोले तो यही नंबर आ रहा है। अब 1 मोल बोलते हैं तो कितना नंबर है, ये आ रहा है। ठीक है, तो 1 मोल बराबर 1 एवोगैड्रो नंबर बराबर कितना वैल्यू, ये नंबर वैल्यू आ गया। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। ओके, मोल समझ में आ गया सबको? ओके, नाउ अब हम लोग चलते हैं मोलर मास। हमारे पास अब नया टॉपिक आ रहा है मोलर मास। मोलर मास क्या है? देखो ये टर्म जो दिख रहा है मोलर, ये कहीं पर भी नजर आता है, पूरे आगे केमिस्ट्री आने वाले चैप्टर में भी आएगा। मोलर, मोलर का मतलब 1 मोल। मोलर जैसे ही बोलते हैं आपके समझ में, दिमाग में कितना आना चाहिए? 1 मोल आना चाहिए। तो 1 मोल का मास हमें निकालना है। तो मोलर मास क्या होता है? वह अभी मोलर मास अगर यहाँ पे लिखा होता है मोलर मास ऑफ एटम या मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, तो एक मोल के किसी भी एक सब्सटेंस के एक मोल को हमको क्या करना है? ग्राम में कन्वर्ट करना है। क्या कर रहा हूँ समझना, मोलर मास का मतलब क्या हो गया? किसी भी चीज के एक मोल होने चाहिए। वो एक मोल का मतलब कितना वैल्यू है? 6.02 into 10 to the power 23। ठीक है, उसके हमको क्या करना है? उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? मोलर मास कहेंगे। मतलब इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस्ड इन ग्राम is called मोलर, क्या कहेंगे उसको? मोलर मास कहेंगे। एटम का हो या फिर मॉलिक्यूल का हो, बस अगर हम जब एटम का मास को हम क्या करेंगे? एक्सप्रेस कर रहे होंगे इसमें ग्राम में, तो क्या कहलाएगा? मोलर मास ऑफ एटम, और मॉलिक्यूल का होगा तो मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, जल्दी से नोट करो इसको। जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, जैसे यहाँ पर आपको लिखा गया है मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्या लिखा है? मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसका मतलब क्या हो गया? बताओ, इसका मतलब हो गया मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। कितना? 1 मोल एटम का, किसका? एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। उसको हम क्या करना है? उसी को हम क्या बोलते हैं? मोलर मास बोलते हैं। ओके, अब इसको हम कैसे निकालेंगे? तो आपको जैसे हमको इसको एग्जाम्पल समझ आते हो तो समझना, उसको इसी से इधर क्लियर हो जाएगा। जैसे 1 दर्जन केले का में कितना होता है? 12 केला है। अब आपको निकालना है 1 दर्जन केले का वजन। तो आपको सभी 12 केले एक जैसे साइज के हैं, एक साइज के हैं, और आपको किसी तरीके से एक केले का वजन मालूम हो गया। मान लो एक केले का वजन कितना है? 100 ग्राम है। तब आपसे पूछा जाए कि 1 दर्जन केले का वजन बताओ, तो क्या बताएंगे? तो 1 केले का वजन कितना है? 100 ग्राम है, और उसमें नंबर कितना है? 1 दर्जन में 12। 100 से क्या किया करेंगे? 12 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1200 ग्राम। यानी 1 दर्जन केले का वजन कितना हो गया? 1200 ग्राम हो गया। उसी तरह से यहाँ पे भी निकालेंगे। हमें क्या करना है? मास निकालना है किसका? 1 मोल ऑक्सीजन एटम का। और एक ऑक्सीजन एटम का मास हमें मालूम है कितना है? 16 AMU।
एक केले का वजन कितना था 100 ग्राम। हमने यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना है 16 mu। और फिर हमने क्या किया था, हमें क्या पूछा गया था एक दर्जन का, तो हमने क्या किया था एक दर्जन के वैल्यू से गुना कर दिया था कितना से 12 से। उसी तरीके से एक ऑक्सीजन एटम का मास हमको मालूम 16 mu और एक मोल की बात हो रही है ना, एक मोल का नंबर कितना होता है वैल्यू कितना होता है 6.02 into 10 to the power 23। सही है। और आपको पूछा क्या गया है इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तभी तो वो मोलर मास कराएगा। देखो एक्सप्रेस इन ग्राम, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा एमयू का वैल्यू पुट करना होगा। तो एमयू का वैल्यू कितना होता है 16 into 1.66 into 10 to the power -24। अभी भी हम लोग जानते हैं एमयू के बारे में 1.66 into 10 to the power -24 into 6.02 into 10 to the power 23 ग्राम। अब इसको गुना करोगे ना ये वैल्यू को, तो आपको वैल्यू आएगा 1। कितना आएगा ना, गुना करने के बाद वैल्यू आ जाएगा 1। इस तरह से ये वैल्यू कितना हो गया 16 ग्राम हो गया। इस तरह से मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो गया 16 ग्राम हो गया। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो फिर आगे जल्दी बताते हैं। कर लिए? ओके। अब ये जो मास आया इसका ऑक्सीजन का कितना आया 16 ग्राम आया। ये कितना का आया 16 ग्राम आया। कब आया जब हमने ऑक्सीजन एटम का कितना लिया 1 मोल एटम लिया, तब हमारे पास आ गया 16 ग्राम। और जब एक एटम लिया था तो कितना आया था 16 AMU आया था। मतलब अगर इससे हम बात करें अगर ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू आए ना, एक आया है 16 AMU और दूसरा आया है 16 ग्राम। क्या मतलब निकला इसका 16 AMU आया तो क्या मतलब हुआ, 16 ग्राम आया तो क्या मतलब हुआ। तो 16 AMU आया इसका मतलब ये कितने एटम का मास है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये कितने एटम ऑक्सीजन के एटम का मास है, एक एटम का मास है। वहीं हम इसकी बात करें तो ये कितना का होगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। 16 ग्राम ये कितने का है, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास है। ये कितने का है, 1 एटम का मास है। समझ में आ गया 16 AMU या 16 AMU और ग्राम का मतलब कब आएगा, AMU कब आएगा ग्राम कब आएगा। समझ में आ गया होगा। अच्छा जल्दी से इसको नोट कर लो। कर लिए? ओके। तो ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम बोलेंगे। इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। अभी ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास कुछ नहीं, सिंपल मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इज एक्सप्रेस्ड इन किसमें, ग्राम में। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। तो लिखेंगे इसके बारे में, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम एक्सप्रेस्ड इन किसमें, ग्राम में, इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। समझ में आ गया ग्राम एटॉमिक मास। जल्दी से नोट करो इसको। ओके चलिए, ये था ग्राम एटम के बारे में। उसका ग्राम एटॉमिक मास हमें मालूम हो गया, केमिकल मालूम हो गया, एटॉमिक मास मालूम हो गया, मोल भी मालूम हो गया। ठीक है, अब चलते हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में पता करने के लिए। तो हेडिंग डालेंगे हम यहाँ पे आप मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर मास का मतलब किसका मास, मॉलिक्यूल्स का मास।
मॉलिक्यूलर मास मतलब हमें मॉलिक्यूल्स का मास। फिर मॉलिक्यूल्स का मास तो पहले हमें मॉलिक्यूल के बारे में जानना होगा। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल कैसे बनता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। एटम जब कंबाइन करता है तो हमें क्या मिलता है? मॉलिक्यूल मिलता है ना। तो हमें अगर मान लो एक बैग है, बैग में क्या है? किताब है, पेंसिल है, सबका। तो आपको कहा जाए बैग का वजन पता करो, तो क्या करोगे? उस बैग में जितने भी सभी चीज़ का वजन पता कर ले, क्या करें? जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा? बैग का वजन मिल जाएगा। उसी तरीके से ये मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बना? एटम से मिलकर बना। इसका मतलब ये हो गया हम क्या करेंगे? एटम के मास को हम क्या करते हैं? जोड़ देंगे तो हमें किसका मास मिल जाएगा? मॉलिक्यूल्स का मिल जाएगा। तो हम इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ sum of atomic mass of all the atoms present in a molecule sum of atomic mass of all the atoms present in a molecule is called क्या कहेंगे उसको? molecular मास। तो क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1H2O मॉलिक्यूल कितना का बोल रहा है? एक H2O मॉलिक्यूल है। याद रहे हम लोग जस्ट अभी पढ़े हैं एक ऑक्सीजन एटम और एक मोर ऑक्सीजन एटम के बारे में, वो यहाँ पे थोड़ा सा आएगा, समझना उसको। यहाँ पे हमने क्या किया है? मॉलिक्यूलर मास निकालना है किसका? 1H2O मॉलिक्यूल्स का। अब देखो तो ये जो H2O मॉलिक्यूल है ये बना हुआ है किससे किससे? देखो इसमें हाइड्रोजन नजर आ रहा है और ऑक्सीजन नजर आ रहा है। हाइड्रोजन कितना नजर आ रहा है? 2 नजर आ रहा है। और ऑक्सीजन कितना नजर आ रहा है? 1 नजर आ रहा है। अब यहाँ पे आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी जो आपको याद करना होगा, मैं अगले लेक्चर में लिखवा दूंगा। इसका मास वो आपको हर हाल में याद रखना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1। तो इसमें हाइड्रोजन कितना है? 2 है। 2 into 1 हाइड्रोजन की संख्या 2, मास कितना? 1। 2 into 1 इसको हम क्या करना है? जोड़ना है प्लस। अब इसमें दूसरा कौन है? ऑक्सीजन है। वो कितना है? 1 है। और एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है कितना? 16। 16 into 1 टोटल कितना हो गया? 0। 16 into 1 16, 2 into 1 2, तो टोटल कितना हो गया? 18 हो गया। और यूनिट क्या होगा? चूंकि कितना है? 1 मॉलिक्यूल है, इसके लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? AMU, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1H2O मॉलिक्यूल कितना हो गया? 18 AMU हो गया। ठीक है। दूसरा एग्जांपल और ले रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या है? अब हमारे पास ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए। ग्लूकोज क्या होता है? 66H12O6। फिर इसका जोड़ेंगे हम लोग। जोड़ो तो क्या करेंगे? इसमें देखो कौन कौन है? कार्बन कितना है? 6 नजर आ रहा है। हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन भी 6। तो हम क्या करेंगे? तो एक कार्बन का मास होता है 12। 12 गुने 6 प्लस हाइड्रोजन का मास 1। हाइड्रोजन है कितना? 1। तो 12 गुने 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 6। एक ऑक्सीजन का मास 16 into 6 इसको जोड़ोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा 180। यूनिट क्या होगा? AM। ओके। तो ये था मॉलिक्यूलर मास। अभी हम लोग सिर्फ किसका निकाले हैं? एक मॉलिक्यूल का निकाले हैं। ठीक है। तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बढ़ाएंगे और आपको अगले क्लास में हम आपको इसका एटॉमिक मास आपको देंगे याद करने के लिए। वो याद करना जरूरी है क्योंकि वो अगर याद नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम में आगे चल के बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है। तो आप उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। सभी देख लेंगे। ओके, थैंक यू।